हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं, जो मुख्य रूप से 6 उनके बारे में अध्ययन किया था और उनमें से जो हमारा प्रथम भाग जो हिमालय पर्वतमाला थी उसके बारे में उनकी विशेषता और उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। आज बच्चों हम भारत के भौतिक स्वरूप का सेकेंड टॉपिक है उत्तरी मैदान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान के बारे में हम देखेंगे कि उत्तरी मैदान का निर्माण किस तरह हुआ, उत्तरी मैदान हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है और उत्तरी मैदान में जनसंख्या किस रूप में पाई जाती है। इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लेते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की हम शुरुआत करते हैं उनकी विशेषता के साथ। इसके साथ विशेषता, तो बच्चों इसकी पहली जो विशेषता है, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है। इनके यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों उत्तर के मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो नदियों के द्वारा किया गया है। और वो कौन सी 3 नदी प्रणालियां हैं, उनमें देखिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियां और उनकी सहायक नदियां, उन सब से मिलकर इस उत्तर के मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। तो यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी उद्गम स्थान कहां से है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो कैलाश पर्वत के पास हिमालय के अंदर है। और यदि गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछ लिया जाए तो बच्चों ये गंगोत्री हिमनद के अंदर है। कहां पर है? गंगोत्री हिमनद, ठीक है। और यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहां है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो है मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। यह है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान। तो हम सेकेंड बिंदु की बात करते हैं बच्चों। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किस मिट्टी से बना हुआ है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो सीधी सी परिभाषा है बच्चों, नदियों के द्वारा लेकर आए गए अवसाद से बनी मिट्टी की क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा लेकर आई अवसाद वाली मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण, और नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होने के कारण इस उपजाऊ मैदान का क्या हुआ है? निर्माण। और आपको मालूम है जब बच्चों उपजाऊ मिट्टी होगी तो वह कृषि प्रक्रिया बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं बच्चों। उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना लाख वर्ग किलोमीटर में बच्चों? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर उत्तरी मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। यदि बच्चों अगले पॉइंट जो हमारे 4 नंबर उसकी बात करें, इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। आपको बच्चों एक और क्वेश्चन याद आया होगा, हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो हिमालय थी, हिमालय पर्वतमाला थी, उसकी जो लंबाई भी है वो कितना किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर है। और उस 2400 किलोमीटर की एक पट्टी जो एक तस्तरी नुमा पाई गई, उसकी यदि चौड़ाई तो अपने देखें तो उसमें चौड़ाई के आधार पर हमने 3 भाग पढ़े थे हिमालय के। सबसे ऊपर महान हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और अंतिम में शिवालिक। और आपको मालूम ही है शिवालिक के गिरिपथ के अंदर ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। और यदि इसकी चौड़ाई देखते हैं बच्चों, 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ी है। यदि अपन इसकी लंबाई तो पूछते हैं तो 2400 किलोमीटर है, और इसके अलावा इसकी चौड़ाई देखते हैं तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर के एक पट्टी के अंदर ये उत्तरी मैदान पाया जाता है। इस मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? सघन जनसंख्या। पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है उपजाऊ भूमि। क्या है? उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि होने के कारण या कृषि क्रिया अधिक होती है,
इसके अलावा कृषि क्रिया अधिक होने के कारण परिवहन का जाल अधिक है, औद्योगिक क्रिया अधिक है। इन सारी प्रवृत्ति हो जाने के कारण बच्चों यहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों जनसंख्या क्या है, यदि पूछ लिया जाए जनसंख्या क्या है, तो इसकी नॉर्मल परिभाषा है बच्चों कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या। वापस रिपीट करता हूं बच्चों, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब अपन अगले जो छठा नंबर पॉइंट उसकी बात करते हैं। इस मैदान में समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध मृदा आवरण मतलब है उपजाऊ उच्च कोटि की मिट्टी का आवरण पाया गया। और कौन सी वो ऊपर मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि के लिए अति उपयोगी मानी जाती है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता। अब देखो हमने प्रारंभ के जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसके अंदर क्या गया था, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसका मतलब वहां पर नदियों का जाल अधिक होने के कारण पानी की पर्याप्त उपलब्धता पाई जाती है, मतलब पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण कृषि क्रिया करना, औद्योगिक गतिविधि का संचालन करना और पशुपालन क्रिया करना, इन सब करना आसान हो जाता है। एवं अनुकूल जलवायु, और वहां की जो जलवायु है वो भी क्या है, अनुकूल है। अनुकूल का मतलब होता है जिस प्रकार मनुष्य की जलवायु की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप जो जलवायु पाई जाती है उसे हम कहते हैं अनुकूल जलवायु। और वैसे जलवायु की तो परिभाषा आप जानते ही हो, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों, जलवायु। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जलवायु। जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और जलवायु भी यहाँ पर अनुकूल है और यहाँ पर अच्छी मिट्टी पाई गई, पर्याप्त जल की उपलब्धता पाई गई और जलवायु भी कैसी थी, अनुकूल। और इन तीन कारकों के कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया बहुत अधिक मात्रा में होती है, कृषि क्रिया। और कृषि क्रिया अधिक होने के कारण यह भारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और यदि अपन इसमें देखा जाए कि कृषि क्या होती है, यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए और आपके आगे चैप्टर भी है कि कृषि से संबंधित कुछ, तो कृषि सीधी सी भाषा में कृषि लैटिन भाषा का एक शब्द है एग्रीकल्चर। लैटिन भाषा का कौन शब्द है बच्चों, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो शब्द है वो एग्रीकल्चर शब्द को यदि अपन तोड़ते हैं या इसका विभाजन करते हैं तो एग्री का होता है मिट्टी और कल्चर का होता है जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन क्रिया करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कृषि कहते हैं। और आम बोलचाल के अंदर यहाँ पर देखा जाए खेती की क्रिया सारी क्या होती है, कृषि के अंतर्गत लेते हैं। यदि अपन इसके 7 नंबर पॉइंट के बारे में यदि देखते हैं तो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य करती है। और यदि अपन देखते हैं तो उत्तरी पर्वत कौन सा है, हिमालय। कौन सा बच्चों, हिमालय। और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर के मैदान में आती हैं और वहां पर ढलान कम होने के कारण वहां पर कटाव के स्थान पर कौन सी क्रिया करने लगती है, निक्षेपण क्रिया। निक्षेपण क्रिया का मतलब होता है जमाव की क्रिया। कौन सी क्रिया, जमाव। क्योंकि पर्वत क्षेत्रों में ढलान तेज होता है इसलिए तेजी से नदियां नीचे आती है और जैसे मैदानों में आती हैं एकदम समतल क्षेत्र होने के कारण ढलान समाप्त हो जाती है और उसके कारण जो भी नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है वो इन मैदानों के अंदर जमा कर देती है। अब अपन यदि बच्चों इसमें देखते हैं कि यदि उत्तरी मैदान है जो भारत का भौतिक स्वरूप का महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस उत्तरी मैदान का यदि विभाजन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तरी मैदान का वर्गीकरण। मतलब अपने धरातल के स्वरूप के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो उसको यदि अपन देखते हैं तो विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तरी मैदान का जो पहला वर्गीकरण है उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। और आपको मालूम ही है भाबर क्षेत्र आपको सीधी भाषा में देखें तो शिवालिक के गिरिपथ के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, शिवालिक के गिरिपथ के अंदर कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र। यह शिवालिक की तलहटी का होता है गिरिपथ,
क्या होता है, गिरिपथ। ये शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक अविच्छिन्न रूप में मिलता है। देखो सीधी सी भाषा में यदि अपन देखें तो शिवालिक के गिरिपथ के अंदर जो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र मिलता है बच्चों, भाबर क्षेत्र। कौन सा है, भाबर क्षेत्र। और आपको मालूम, एक सवाल आपको बहुत अति महत्वपूर्ण बता रहा हूं बच्चों, यदि आपसे पूछ ले पश्चिमी भारत, यदि पूछ लिया जाए कि हिमालय से बहने वाली ऐसी कौन सी भारत की पश्चिमी नदी है, हिमालय से बहने वाली भारत की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो वो है सिंधु। हिमालय में बहने वाली भारत की सबसे पश्चिमी नदी सिंधु है। यदि अपन इसके सेकंड बिंदु भाबर की बात करें, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों, 8 से 16 किलोमीटर की जो एक पट्टी है उसको हम क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र। अब यदि अपन इसके नेक्स्ट बिंदु की बात करें, यह क्षेत्र कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण, यहाँ पर क्या पाई गई बच्चों, अधिक कंकड़ पत्थर। और कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता है कि नदियां या विलीन हो जाती है। और इसमें इतनी पारगम्यता मतलब इसमें इतना पानी अंदर चला जाता है कि नदी अंदर ही क्या हो जाती है, लुप्त होती हुई दिखाई देती है। मतलब नदी का पानी ऊपर ना बहकर उस कंकड़ पत्थर रेत के बीच से बहता हुआ दिखाई देता है। इस तरह अपन देखते हैं कि भाबर क्षेत्र है, उसकी चौड़ाई अपन 8 से 16 किलोमीटर पड़ी और ये किस क्षेत्र के बीच में पाएगा, सिंधु और तीस्ता नदी। और यदि हम धरातल स्वरूप के आधार पर यदि उत्तरी मैदान का दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, जिसे अपन कहते हैं तराई प्रदेश, क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। तो यदि तराई प्रदेश के अंदर देखते हैं, ये भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में मिलता है। भाबर प्रदेश के किस भाग में मिलता है, ये दक्षिणी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यह बता रहा हूं, जैसे ये अपन का ये क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्या हो गया, भाबर, तो इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तराई। तो भाबर के ये कौन से क्षेत्र में, ये दक्षिणी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, दक्षिणी। तो भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में ये मिलता है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह प्राय दलदली क्षेत्र होता है। और यहाँ पर क्या होता है, नदियां पुनः दिखाई देने के कारण बहुत अधिक जल पाया जाता है। और जल पाए जाने के कारण यहाँ की भूमि कैसे होती है, दलदली। दलदली मतलब कीचड़ युक्त होती है। कैसे होती है, कीचड़। इस तरह हमने देखा कि विशिष्ट धरातल स्वरूप के आधार पर हमने पहला पढ़ा भाबर क्षेत्र और दूसरा हमने पढ़ा तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र का हम नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। हमने जो पढ़ा था पहले भाबर क्षेत्र, वहां पर हमने क्या देखा था कि ये पारगम्यता इतनी होती है कि इसमें नदियां का पानी इतना आंतरिक भाग में उच्च औसतों के अंदर बहता है, जिसके कारण नदियां लुप्त या दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही तराई प्रदेश में प्रवेश करती है नदियां, इसमें तराई प्रदेश में नदियां प्रवेश करती हैं, ये लुप्त हुई जो नदियां है जो भाबर प्रदेश में, वो पुनः वापस क्या आ जाती है, सतह पर आने मतलब दिखाई देने लगती है। परंतु इनकी गति धीमी रहती है। लेकिन इसकी गति क्या होती है, धीमी। आपको मालूम ही है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे अपन मैदानी भाग हो गए तो एकदम तो समतल होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों से, वो क्षेत्र क्या होता जाएगा, समतल होता जाएगा। लेकिन भाबर क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र की तुलना में क्या है, अधिक ऊंचा है। इस कारण ढाल वहां पर अधिक है और तराई क्षेत्र में ढाल कम है। इसलिए भाबर क्षेत्र में तो तेजी से पानी आता है, लेकिन तराई क्षेत्र में आते ही इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है। देखो तराई प्रदेश में जल की अधिकता और उच्च भूमि होने के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं सुंदरवन का जो डेल्टा है वो इसी प्रकार के तराई क्षेत्र में आया हुआ है और वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। एवं जैव विविधता का भी विशाल भंडार होता है। और जहां पर वन होते हैं वह अलग अलग प्रकार की वनस्पति, जीव, प्राणी पाए जाते हैं। इस कारण जैव विविधता भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। बच्चों आपके आगे टॉपिक भी है कि जैव विविधता क्या है, क्या है जैव विविधता क्या है। तो इसकी यदि आप परिभाषा देखते हैं तो बहुत छोटी सी परिभाषा है। जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार। तो जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता। जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता।
और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? काफी बार सवाल आ जाता है बच्चों कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 22 मई को हमेशा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखो बच्चों, आपको मैं कुछ ऐसे तथ्य हैं जो क्रम बताते हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं 22 अप्रैल को हमेशा क्या मनाया जाता है बच्चों? पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है। 22 मार्च को हमेशा जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। और 22 मई को हमेशा क्या मनाया जाता है? जैव विभिन्नता दिवस। तो आप इसे क्रमबद्ध भी याद रख सकते हो। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में क्रम कर देते हैं इनका अच्छी तरह से। जैसे आप पहले लिख देते हैं क्रम कर देते हैं, इसका अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मार्च, अप्रैल, मई, तो तारीख तो सेम है 22, लेकिन इसमें महीने हैं वो एक बात है। पहले अपन मार्च, अप्रैल और मई। तो इसमें अपन को 3 सवाल एक साथ याद हो गए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अब अपन लेते हैं हमारे तीसरे भाग, जो हमारे उत्तर के मैदान को उनकी धरातलीय विशेषता के आधार पर बांटा गया, वो है पागड़ प्रदेश। कौन सा बच्चों? पागड़ प्रदेश। ये मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहां सामान्य बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। आपको पता ही है नदी मैदानी भागों में क्या बहती है? बहुत अधिक मात्रा में नदियां। और जब पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है तो सारा पानी कहाँ आ जाता है? मैदानों में। और मैदानों जब आता है तो क्या आ जाती है? बाढ़। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र है जो सामान्य धरातल की तुलना में क्या होता है? ऊंचा होता है, और वहां पर जो प्रतिवर्ष आने वाली जो बाढ़ है उसका पानी नहीं पहुंच पाता है। और वहां पर जब पानी नहीं पहुंच पाता है उस क्षेत्र को अपन क्या कहता है? पागड़ प्रदेश। क्या कहता है बच्चों? पागड़ प्रदेश। अगले बिंदु की बात करें इसकी, यह प्रदेश पुराने जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? पुराने जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक हो। और पुराने जलोढ़ है उसके अंदर 2 तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक बच्चों कंकड़ और दूसरा कौन सा है? रेत। इनकी प्रधानता अधिक पाई जाती है। और आपको एक बात बता देता हूं बच्चों कि जो पुरानी जलोढ़ है वो नवीन जलोढ़ की तुलना में थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। अगले बिंदु की बात करें बच्चों, पागड़ प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई। और पागड़ प्रदेश में क्या है? कंकड़ पत्थर और होने के कारण क्या हो गई? असमतल। असमतल का मतलब हो गई उबड़ खाबड़ भूमि हो गई। इसे स्थानीय नाम भूट दिया गया। और इससे उच्चावच वाली जो भूमि है कंकड़ पत्थरों के कारण जो असमतल हो चुकी है उत्तर के मैदान में, उसे स्थानीय नाम क्या दिया गया? भूट। क्या दिया गया? भूट। तो याद रख लेना है कि पागड़ प्रदेश के अंदर जो कंकड़ पत्थर से असमतल हुई भूमि को स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं? तो अपन कह सकते हैं भूट के नाम से जानते हैं। अब यदि अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो गंगा यमुना का दोआब का ऊपरी भाग, गंगा यमुना का दोआब का ऊपरी भाग है, वो इस प्रकार का पागड़ प्रदेश का उदाहरण माना जाता है। आपको पता ही है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? गंगोत्री हिमनद से। कहां से? गंगोत्री हिमनद। लेकिन आपको मालूम ये भी होना चाहिए यमुना नदी कहां से निकलती है? तो याद रख लेना यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से तो यहां से क्या निकलती है? हमारी यमुना नदी। अब अपन के उत्तर के मैदान का जो अंतिम जो भाग है वर्गीकरण का, वो है खादर प्रदेश। कौन सा बच्चों? खादर प्रदेश। देखो पहले हमने पढ़ा था कौन सा? भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश और तीसरा बागर प्रदेश और चौथा हो गया खादर प्रदेश। अब खादर प्रदेश की यदि अपन पहले बिंदु की बात करें बच्चों तो इसमें यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित होता है। देखो बागर प्रदेश हमने क्या पढ़ा? ये पुरानी जलोढ़ होती है और इसमें क्या होती है? नवीन जलोढ़। यही अंतर होता है। बागर पुरानी जलोढ़ होती है और यह नवीन जलोढ़ होती है। यहाँ बाढ़ प्राय
हर वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती रहती, और यहाँ पर जो प्रतिवर्ष क्या आ जाती है, नदियों के कारण क्या आ जाती, बाढ़ आ जाती, और बाढ़ आ जाने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष नई उर्वर जो मिट्टी है जलोढ़ वो आती रहती। आपको एक क्वेश्चन बताता हूं बच्चों कि बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो प्रतिवर्ष वहां पर बाढ़ लाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार के शोक के नाम से जो प्रसिद्ध जो नदी है बिहार का शोक, बिहार का शोक जो नदी है उसका नाम है कोसी नदी। क्या नाम है, कोसी नदी, जो बिहार का शोक कहलाती है, और प्रतिवर्ष वहां पर क्या आ जाती है, बाढ़ें आती हैं, लेकिन बाढ़ें तो आती है और साथ में एक उर्वर मिट्टी भी लेकर आती है। उसी तरह एक और हमारे पश्चिम बंगाल, कौन से क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर देखते हैं तो कौन सी ऐसी नदी है जो प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है, तो उस नदी का नाम है दामोदर। कौन सी नदी है बच्चों, दामोदर नदी, वो भी प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या लाती है, बाढ़ लाती है, लेकिन साथ में क्या लाती है, उर्वरक मिट्टी लाती है और एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र और बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कछारी क्षेत्र और बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान इसलिए कहते हैं यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है। और कछारी क्षेत्र का अर्थ होता है जलोढ़ क्षेत्र। क्या होता है, जलोढ़, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी को ही दूसरा नाम क्या है, कछारी मिट्टी। कौन सा नाम मिट्टी है, कछारी मिट्टी। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, खाद्य प्रदेश का विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। खाद्य प्रदेश का विस्तार बच्चों किस रूप में हुआ है, डेल्टा प्रदेश। अब डेल्टा प्रदेश क्या है, काफी बार सवाल आ जाता है, डेल्टा क्या है। देखो डेल्टा की सीधी भाषा में यदि परिभाषा देखें तो वो क्षेत्र जहां से नदियां समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। वापस सुन लेना बच्चों, वह क्षेत्र जहां पर नदियां समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे ये, जैसे अपन के ये इस प्रकार का जो ये पंख बन जाता है समुद्र में गिरने से पहले, उसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। और आपको बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी बनाती, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो अपना डेल्टा है वो कहाँ बनाती है, पश्चिम बंगाल, भारत में और बांग्लादेश में, दोनों में ये डेल्टा बनता है। याद रखना, काफी बार बच्चों ये सवाल भी आता है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब एक शब्द आया है दोआब क्षेत्र। क्या है, दोआब क्षेत्र। अब इसे तोड़कर यदि अपन देखें दोआब का अर्थ क्या होता है, तो दो आब, दो प्लस आब, ये टूट का शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, तो दो का अर्थ होता है दो ही होता है, और आब का अर्थ होता है जल। क्या होता है, जल। तो दो जल, दो जल का मतलब होता है यहाँ पर नदियां। इस जल के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द बनता है, नदियां। तो याद रख लेना बच्चों, जहां पर दो नदियां आकर मिलती हैं, जहां पर दो नदियां आकर मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब। इसमें परिभाषा में मैंने यही लिखा है, जिस स्थान पर दो नदियां संगम होता है, दो नदियों का क्या होता है, संगम होता है, उसे क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र। और इस प्रकार दोआब क्षेत्र भारत के अंदर देखते हैं, गंगा यमुना नदी का दोआब क्षेत्र, अलकनंदा भागीरथी नदी का दोआब क्षेत्र। और आपको मालूम ही है अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों नदी आपस में जब देवप्रयाग में मिलती है, कहां पर मिलती है बच्चों, देवप्रयाग में मिलती हैं, और उसके बाद ये गंगा नदी का नाम से ये जानी जाती है। याद रख लेना, देवप्रयाग के बाद से ये गंगा जानी जाती है, उससे पहले ये गंगा नदी दो धाराओं के अंदर बहती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी नदी। एक बार बच्चों एक शब्द आता है बच्चों, इसमें आपने देखा होगा त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का यंत्र यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिवेणी संगम क्या है, ठीक है, तो त्रि यानी तीन और वेणी का अर्थ होता है नदियां। त्रि यानी तीन और वेणी का अर्थ होता है नदियां। यहां पर अपन में बताता है त्रि प्लस वेणी, त्रिवेणी का संधिक्षेप करता तो क्या बनता है, त्रि प्लस वेणी। और त्रि का मतलब होता है तीन और वेणी का अर्थ होता है नदियां। जहां पर तीन नदियां आकर मिलती हैं
उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। याद रखना। और एक शब्द आता है आपको किताब में दिया हुआ है बच्चों, पंजाब। क्या दिया हुआ है? पंजाब। अब यदि पंजाब को भी अर्थ यदि निकालें तो ये भी बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। इसमें देख दो, पंज प्लस आप। पंच प्लस आप। पंच का मतलब होता है 5। पंच का अर्थ होता है क्या बच्चों? 5। और आप का अर्थ होता है जल व नदियां, जल को या नदियां को। तो जहां पर 5 नदियां आकर मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब। क्या कहते हैं? पंजाब। जैसे अपन के भारत के अंदर जो पंजाब है उसका नामकरण इन 5 नदियों के संगम के कारण हुआ। जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इन 5 नदियों के संगम स्थान को क्या कहा गया है? पंजाब कहा गया है। तो ये नदियां जो त्रिवेणी संगम है, दोआब क्षेत्र है, पंजाब है, ये नदियों के संगम के कारण बनता है। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि उत्तर के मैदान की विशेषता क्या है और उत्तर के मैदान के वर्गीकरण कितने भागों में किया गया और उनकी विशेषता के साथ हमने इसका अध्ययन किया। और साथ में हमने कुछ ऐसे शब्द जैसे अपने त्रिवेणी संगम, पंजाब और दोआब क्षेत्र, उनके बारे में भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर उत्तर के मैदान का और जो वर्गीकरण है, जो उनकी नदियों के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर किया गया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।